हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? पढ़ते रहा करो भाई आप लोग। टाइम बहुत कम बचा है अब, खासकर +2 के लिए। हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नई टॉपिक है ये, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इस रिकॉम्बिनेशन को अनदर लैंग्वेज में हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। इसको हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। इसमें 2 टॉपिक इंक्लूडेड है, ध्यान रहे। वन इज लिंकेज, अदर इज क्रॉसिंग ओवर। थोड़ी सी इसको हम इलाबोरेट करते हैं शुरू में ही। एक्चुअल में जब जेनेटिक्स मैंने शुरू किया था तभी बताया था कि लिंकेज होता क्या है। तो मैंने बताया था कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो हमें पेरेंट्स से आते हैं। पेरेंट्स से कैसे आते हैं? तो हैप्लॉइड सेट ऑफ गेमिट्स आते हैं। एक होता है मेल गेमिट्स, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, और दूसरा फीमेल गेमिट, दैट इज कॉल्ड ओवा। इन दोनों से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। उस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं और ये 46 बनाते हैं। ये जीन्स फिर हमारे में वो कैरेक्टर लेके आते हैं। ये बताया भी था मैंने कि हम लोग पेरेंट के समान भी होते हैं और पेरेंट से थोड़ा डिफर भी होते हैं। वो इसी दोनों टॉपिक में छुपा हुआ है। हम अगर पेरेंट्स के आइडेंटिकल हैं, दैट इज़ ड्यू टू लिंकेज। हम अगर पेरेंट्स से डिफर हैं, दैट इज़ ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। भाई एक ही पेरेंट थे, फर्स्ट बेबी हुआ अलग, एक ब्रदर मान लो, एक सन हुआ अलग। अगर दूसरा 2 साल 3 साल 4 साल बाद वही पेरेंट थे, कोई अलग पेरेंट नहीं आए, दूसरा सन हुआ, दोनों सन में टोटली डिफरेंस हो गए। क्यों हो गए भाई? दूसरा एक डॉटर हुई, दूसरी डॉटर हुई, पेरेंट वही थे, दोनों डिफर। कई बार तो कंडीशन एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मैंने बोला था कि एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हटा दें तो डाईजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, डाईजाइगोटिक, ये डाईजाइगोटिक ट्विंस भी एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। डाईजाइगोटिक ट्विंस भी डिफर होते हैं। डाईजाइगोटिक ट्विंस में मैंने बताया था कि एक सन एक डॉटर हो सकते हैं, दोनों सन हो सकते हैं, दोनों डॉटर हो सकते हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक में अगर एक सन है तो दूसरा भी सन होगा, एक डॉटर है तो दूसरे भी डॉटर होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक जाइगोट था या एक ओवा थी और एक ही स्पर्म फ्यूज हुआ। अब वो चाहे एक्स फ्यूज हो चाहे वाई फ्यूज हो। अगर एक्स फ्यूज हुआ है तो एक्स एक्स, अब ये मोनोजाइगोटिक इसी जाइगोट का डिवीजन होकर के 2 ऑफस्प्रिंग बने, या एक्स वाई फ्यूज हुआ है तो एक इसी का डिफ्रेंसिएशन होकर के डाईजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक बने हैं, तो उसमें एक ही होगा, या तो दोनों सन होंगे या तो दोनों डॉटर होंगे। डाईजाइगोटिक में अलग होते हैं। अब थोड़े से देखते हैं कि आखिर ये दोनों क्यों, मतलब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्यों पेरेंटल कॉम्बिनेशन को लेके आता है। अब होता क्या है, जैसे इसमें मैंने शुरू में बताया था कि सपोज दैट एक क्रोमोसोम है, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर A B C D ये 4 जीन्स हो गए। सपोज दैट ये बाईवैलेंट है, इस तरह से है अगर, तो इसके ऊपर E F G H ये 4 जीन्स हो गए। ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम है। अब दूसरा क्रोमोसोम है, मान लो सपोज दैट ये है, एक अलग क्रोमोसोम है ये। ठीक है। इसके ऊपर स्मॉल a, स्मॉल b, c, स्मॉल d ये 4 जीन्स हो गए। ये भी मान लो E F, सॉरी स्मॉल लेटर है, इसको भी स्मॉल लेटर लिख लेंगे, E F G H। अब इसके ऊपर ये जीन्स हो गए। अब होगा क्या, जब क्रॉसिंग ओवर होगा इन क्रोमोसोम्स में तो इनकी कंडीशंस क्या होगी ये देखते हैं। इनकी कंडीशंस ये होगी क्रॉसिंग ओवर के समय, ये तो एक स्ट्रैंड ऐसे रहेगा, दूसरा जो स्ट्रैंड होगा यूं हो जाता है। अब दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। उसी तरह से अनदर क्रोमोसोम में अगर देखा जाए तो ये इस तरह से हो जाता है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब अगर जीन की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो जीन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d यहाँ चला गया। दूसरे वाले का यहाँ पे आएगा E F G H, ये यहाँ आ गया। दूसरे वाले का देखते हैं, A B C D, E F G H यहाँ आ गया। अब क्या होगा, जब ये डिवीज़न करेगा
तो डिवीज़न करेगा तो ये यहाँ से टूटेगा बीच में से, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम क्या होगा, बीच से डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा तो ये ऐसे डिवाइड होगा। अब डिवीज़न कर गया, जब डिवीज़न कर गया तब क्या हुआ, इसके आगे वाला कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो आगे वाला कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड तो एज इट इज आएगा हमारे मतलब गेमिट में, ये ऑफस्प्रिंग में भी एज इट इज ही जाएगा, चूँकि गेमिट में जा रहा है तो ऑफस्प्रिंग में भी जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला स्ट्रैंड होगा वो आधा जो होगा वो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन इस तरह से लेके आएगा ब्लैक, और हाफ जो उसका कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से रेड हो जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाले में देखा जाए तो हाफ जो होगा वो तो रहेगा रेड, और बाकी वाला जो हाफ है वो हो जाएगा ब्लैक। कंडीशन ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब नीचे वाला स्ट्रैंड एज इट इज आएगा, ये नीचे वाला स्ट्रैंड एज इट इज आएगा। अब अगर जीन की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कैसे होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ तो ई एफ जी एच एज इट इज आएंगे। ब्लैक वाले के देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एच आ गया इसमें, और सी डी चला गया इधर, सी और डी चला गया यहाँ। अब क्या हुआ, एक न्यू कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, तो ई एफ सी डी ए बी जी एच, ये दोनों क्या हैं, हमारे पेरेंट में थे ही नहीं। पेरेंट में तो ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी एफ जी एच था। अब वहाँ क्या हो गया, दो तरह के कॉम्बिनेशन बने। कॉम्बिनेशन क्या बना, ऊपर वाला जो बना इसको तो बोलेंगे हम पेरेंटल, ये क्या है, पेरेंटल है। नीचे वाला भी ये रेड जो है ये एज इट इज आया है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल, ये भी पेरेंटल। लेकिन बीच वाला जो हाइब्रिड कंडीशन बना है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। अब क्या होगा कि जो ये पेरेंटल है ये तो हमारे में एज इट इज हेरिडिटरी कैरेक्टर लेगा, जैसे हमारे पेरेंट है, फादर के से हमारे अगर कोई फेशियल डिजाइन हो गया, नोज हो गए, आईज हो गई, या हमारे फ्री ईयर लोब हो गए, ये मैच कर रहा है तो ड्यू टू लिंकेज, मदर से मैच कर रहा है तो ड्यू टू लिंकेज, ठीक है। अब ये जो है जो जीन एज इट इज आया है वो इसलिए आया है कि ये जीन इतने क्लोजली या टाइटली पैक्ड थे कि एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो दोज जीन्स दैट स्टे टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम और ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। रिमेंबर इट, दोज जीन्स दैट स्टे ऑन क्रोमोसोम from generation to generation without any change are called linked genes। तो इनको हम क्या बोलेंगे, linked genes बोलेंगे। ये पूरे के पूरे जीन्स जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, linked genes कहलाएंगे। Those genes that participate in crossing over do not tightly or closely packed with other gene, that gene are called non-linked gene or crossover gene। वो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे इतने टाइटली क्लोजली पैक थे कि वो अलग नहीं हुए, तो अलग नहीं हुए तो इनको क्या बोलेंगे हम, लिंक्ड जीन्स। इट कैरी पेरेंटल कॉम्बिनेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये हमारी पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जनरेशन टू जनरेशन ले जा रहे हैं। हमारी अगर फेशियल डिजाइन फादर से मैच कर रही है, मदर से मैच कर रही है ड्यू टू लिंक्ड जीन्स, और हम अगर उनसे डिफर हैं वो इसलिए क्योंकि इनमें नॉन लिंक्ड जीन एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर भी बना है दैट आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट और क्रॉस ओवर जीन। तो अगर हम पेरेंट से डिफर हैं तो वो डिफर क्यों हैं, क्योंकि हमारे में रिकॉम्बिनेंट जीन आया है। दो ब्रदर हैं, दो सिस्टर हैं, सब में, या ब्रदर सिस्टर हैं, सब में ये रिकॉम्बिनेंट जीन अलग अलग बनेगा। और यही रीज़न है कि दो ब्रदर या दो सिस्टर या ब्रदर सिस्टर आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों में ही नॉन लिंक्ड जीन का कॉम्बिनेशन अलग अलग। जैसे हम लोगों में ई एफ सी डी बन गया, किसी में हो सकता है कि ई एफ जी एच बन जाए, या ये ए बी जी एच बन जाए, ये भी हो सकता है किसी में कोई और जीन बन जाए। हमारे में तो 30,000 25 से 30,000 के आसपास जीन है, उनमें तो कॉम्बिनेशन कितना भी बन सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये कभी भी एक समान नहीं होते हैं। रीज़न
यही होता है कि हर बार जितनी बार गैमेटोजेनेसिस होगा उतनी बार ये कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेगा। तो ध्यान रहे, लिंकेज जो होता है ये हमारे लिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन को कैरी करता है, और क्रॉसओवर जो होता है वो हमारे में वेरिएशन या चेंजेस लाता है। ये चेंजेस थोड़ा सा हमें अल्टर करेगी अपने पेरेंट से या हमारे मतलब एंसेस्टर से। ये धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन बढ़ते 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 कई जनरेशन बाद, या ये कह लो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, इतना ज़्यादा हमारे में वेरिएशन हो जाता है कि लिंक्ड जीन धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वेरिएबल जीन ज़्यादा होने लगते हैं, और इसी से एक न्यू स्पीसीज बनती है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इसीलिए बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इज रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन उनमें कभी नहीं होगा जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, और यही रीज़न है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, जिसका कारण उनमें वेरिएशन कम पाए जाते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन थी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। अब शुरुआत करते हैं, लिंकेज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एक्चुअल में याद रखिएगा, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों में लिंकेज ही हमारे में पेरेंटल कॉम्बिनेशन को कैरी ऑन करेगा, क्रॉसओवर नहीं करेगा या रिकॉम्बिनेशन नहीं करेगा। लिंकेज की शुरुआत कहाँ से हुई ये देखते हैं। लिंकेज को सबसे पहले डिस्कवर करने का काम बेटसन और पनेट ने किया था। इन दोनों लोगों ने एक स्वीट पी, मटर की एक अलग ब्रीड होती है, हम लोग जो ध्यान रखना एक बार एक चीज़, मेंडल ने जो स्टडी किया था उस पी प्लांट का नाम था पाइसम सेटाइवम। ध्यान रखना इसको, पाइसम सेटाइवम था, पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम है ये। एक और मटर की वैरायटी होती है जिसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस, इसको स्वीट पी बोलते हैं एक्चुअल में, या वाइल्ड वेराइटी बोलते हैं, चूँकि ये कल्टीवेटेड नहीं होता। ध्यान रखना, मैंने बता चुका हूँ कई बार कि वाइल्ड का मतलब ये मत समझ जाना कि जंगल में से ले आया गया, नहीं, इसमें कुछ डिजायर्ड जीन होते हैं। किसी अगर स्पीसीज में कोई डिजायर्ड जीन है जो बाकी पॉपुलेशन में नहीं है, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड जीन, ये वाइल्ड स्पीसीज है। ये ऐसा नहीं है कि जंगल में उगता है, ध्यान रहे, इनमें कुछ एडिशनल जीन होते हैं, इनको स्वीट पी बोलते हैं। ध्यान रहे, ये खाने में भी मीठा होता है, ऐसा नहीं है। जो लेथाइरस ओडोरेटस होता है दाने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसको ये खाने में थोड़ा मीठा होता है। कल्टीवेशन इसलिए नहीं कर सकते इसका क्योंकि दाने इतने छोटे छोटे होते हैं, मटर के मतलब सरसों के दाने से थोड़ी सी, सरसों के दाने का डबल लगा लो। दूसरा, इसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी लेस होती है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट पाइसम सेटाइवम से ज़्यादा होता है। इसमें मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रोडक्टिविटी से होती है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा फूड प्रॉब्लम की समस्या है। तो फूड प्रॉब्लम में हम उसी फसल को बोते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। इसकी प्रोडक्टिविटी अब इतने छोटे छोटे दाने, प्रोडक्टिविटी इतनी कम, ये हमारा जो फसल में जितने हम पैसे लगाएंगे वो सारा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी कल्टिवेटेड नहीं करते हैं। लेथाइरस ओडोरेटस पे बेटसन और पनेट ने दोनों ने मिल करके लिंकेज का डिस्कवरी किया था, और उन लोगों ने लिंक याद रखिएगा, हालांकि हमने सारे नोट्स में लिख रखे हैं, ये आप अपलोड कर देंगे, नोट कर लेना इसको। लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पनेट, बेटसन एंड पनेट। ध्यान रखिएगा, पनेट नहीं है जो हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, ये इसको हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। इसकी डिस्कवरी पनेट नहीं किया था, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर हम ये क्रॉसिंग करा के जो यहाँ दिखा रहे हैं, ये पनेट ने इसकी डिस्कवरी किया था। नहीं तो पहले जो क्रॉसिंग लिखते थे हम लोग इस तरह से लिखते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये इस तरह से क्रॉसिंग लिखते थे, हालांकि ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ईजिली है। ये वाला बेट्स मतलब पनेट स्क्वायर ज़्यादा ईजी है इन कंपेयर टू बेटसन। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है कई बार, तो ये कंडीशन है। पहले ऐसे कराते थे, ये पनेट स्क्वायर, इसको पनेट ने ही खोजा था। तो बेटसन और पनेट ने मिल करके किया था डिस्कवरी इसका। ये बोला था कि लिंकेज इज अ फिनोमेनन बाय विच जीन या ग्रुप ऑफ जीन, लिंकेज ग्रुप भी बनता है, ध्यान रहे। अगर एक कोई क्रोमोसोम है, सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर जितने जीन्स हैं, अगर ये क्रोमोसोम है ए बी सी डी, अगर ये 4 जीन्स हैं मान लो सपोज दैट, या ई एफ जी एच ये जीन्स हैं, तो इनमें
ये ऊपर के जितने जीन्स हैं ये लिंक्ड जीन्स होते हैं, ये मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। खैर इसका डिस्कशन आगे करेंगे हम लोग। ये लिंकेज ग्रुप भी हमारे में पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ले जाता है। तो बेटसन पनेट ने यही बोला था कि अगर कोई जीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम पे है या किसी क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो विदाउट एनी चेंज इट ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये बिना किसी चेंज के जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। जो जितना पास होगा वो उतना टाइटली लिंक्ड होगा, वो कभी क्रॉसओवर नहीं करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लिंकेज कम होता जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। मीन्स lesser is the distance, higher will be the linkage, greater will be distance, lesser will be linkage. The genes which have greater distance show maximum chance of recombination and the genes that have lesser distance have minimum chance of recombination. इसलिए recombination को बोला जाता है कि recombination is directly proportional to distance between two gene. Means जितना greater distance होगा recombination उतना ज़्यादा होगा, जितना lesser distance होगा recombination उतना कम होगा। ये याद रखिएगा। सिंपल सी बात है कि जो जितनी टाइटली क्लोजली पैक है वो उतना आसानी से नहीं हटेगा या नहीं छूटेगा एक दूसरे से, जो जितना दूर है वो बड़ी आसानी से छूट जाएगा। ये कंडीशन होती है इसमें। तो बेटसन पनेट ने डिस्कवर किया था इसको, लेकिन इसको वेल डिफाइन करने का काम किया था टीएच मॉर्गन और उनके कलीग ने। ये बोला जाता है कि लिंकेज वाज डिफाइंड एंड टर्म लिंकेज, ये भी याद रखना, टर्म लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय टीएच मॉर्गन। मॉर्गन ने दिया था लिंकेज का टर्म, 1911 में दिया था। इसको वेल डिफाइंड भी किया था इन्होंने, टीएच मॉर्गन ने। डिफिनीशन भी लिंकेज का टीएच मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन और एक और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हालांकि मॉर्गन ने जो लिंकेज का डिस्कवरी किया था वो किस पे किया था, तो जो मॉर्गन ने लिंकेज को डिस्कवरी किया था ये बोला जाता है कि लिंकेज वाज डिफाइंड and explained by Morgan on the basis of their genetic experiment in Drosophila melanogaster। ये याद रखना, Drosophila melanogaster। ये पूछा जाता है कि बेटसन ने किस पे वर्कआउट करके या किस और स्पीसीज पे या किस ऑर्गेनिज्म पे वर्कआउट करके टर्म लिंकेज दिया था। तो जो बेटसन ने टर्म लिंकेज दिया था वो ड्रोसोफिला पे वर्कआउट किया था। ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उस पे उन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का स्टडी किया था, दोनों का स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने लिंकेज को कंप्लीट एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, प्लस टर्म दिया था। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि मॉर्गन और कैस्टल इन दोनों ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज भी दिया, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला फॉर देयर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, या मैंने लिख रखा है ये नोट्स में, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला, ध्यान रखिएगा कहीं ड्रोसोफिला अगर आप लिख रहे हैं तो डी कैपिटल से लिखिएगा क्योंकि ये स्पीसीज नेम है, और इसको अंडरलाइन कर देना क्योंकि हम लोग इटैलिक लिखते नहीं हैं, तो इसको अंडरलाइन कर देना, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर फॉर देयर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। अब ये हालांकि एक्सपेरिमेंट ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म पे या किस एनिमल पे हुआ है, तो याद रखिएगा ड्रोसोफिला पे हुआ है। बता चुका हूँ कई बार, प्लांट में मेज पे सबसे ज़्यादा हुआ है, एनिमल में ड्रोसोफिला पे हुआ है, और फंजाई में न्यूरोस्पोरा क्रासा पे हुआ है। जिया मेज का साइंटिफिक नेम है, याद रखना है ये। अच्छा, ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ड्रोसोफिला को चूज करने का क्या रीज़न था, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई होती है जिसको हम बड़े आसानी से देख के पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, इनकी लाइफ स्पेन काफ़ी छोटी होती है, 2 हफ्ते में अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लेते हैं। इनको हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं।
लिखते चलते हैं। फर्स्ट तो कंडीशन ये एनसीईआरटी में दे रखा होगा, जहाँ पे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस फिनिश किया होगा, ख़त्म किया होगा, उसके लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ है ये कि टी.एच. मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला फॉर देयर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, और उसमें ये चारों पांचों रीजन दे रखे हैं, वो एक बार मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। एक तो फर्स्ट रीजन ये है कि दे कैन बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, मतलब इसको हम एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके लिए हमें कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल कल्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सिंपल सिंथेटिक मीडियम बना लें, फूड दे देंगे, ग्रो हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनके लिए ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई सैनिटेशन, इनको भी क्या कहते हैं उसको, पूरा वेल क्लीन और वेल पैक्ड चैम्बर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है, ये फर्स्ट रीज़न कि दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन। ये बोला भी जाता है कि आखिर ह्यूमन पे क्यों नहीं होता है भाई, ह्यूमन पे अब शॉर्ट लाइफ स्पेन है, तो शॉर्ट लाइफ स्पेन जो है इसका अबाउट 2 वीक, अबाउट 2 वीक। अब हमने मान लो सपोज दैट मीटिंग हो गया, अगली दो हफ्ते में उसके रिजल्ट आ जाएंगे, पता चलेगा ह्यूमन पे किया। ह्यूमन में मिनिमम जो मीटिंग अगली जनरेशन आने का टाइम होता है वो 20 साल होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, 20 साल बैठे रहो, पता चला 80 साल का साइंटिस्ट है वो चला गया, 20 साल थोड़ी रहेगा वो। अब वो अगली पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी ने 2 पीढ़ी का जनरेशन स्टडी किया, फिर मर गया वो। तो इस तरह तो कभी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट पूरा ही नहीं होगा हमारा, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, मेंडल के भी तो सक्सेस का ही रीजन था भाई, 3 महीने में एक प्लांट की स्पीसीज खत्म हो गई। मैंगो पे किए होते तो पता चलता, हर साल एक मैंगो मिलता उनको, एक स्पीसीज मिलती मैंगो की, फिर अगले उस मैंगो को बड़ा होने में, फलने में फिर 10 साल लग जाता, फिर 1-2 कुछ कभी नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन है, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, तो हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। थर्ड ये हो जाता है, इसमें एक चीज़ और भी है कि पर मेटिंग, ये क्या होता है कि एक मीटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बोल सकते हैं दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी पर मीटिंग, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी पर मीटिंग। एक मीटिंग में ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमें वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगा भाई, इसमें लिंक्ड कैरेक्टर है, इसमें नॉन लिंक्ड कैरेक्टर है, बहुत आसानी से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेल और फीमेल को हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, मेल एंड फीमेल्स आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, बड़े आसानी से उसको देख सकते हैं, ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, मेल फीमेल को बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, इनके जो नेक्स्ट जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप, जो लैब में हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, उससे इनकी हेरिडिटरी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आइज कलर हो गया, इसके अलावा विंग का टाइप हो गया, बॉडी कलर हो गया, ये जो उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होते हैं, 4 पेयर हैं, हर क्रोमोसोम का बहुत आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये बोला भी जाता है कि क्रोमोसोम इनमें कम होने का फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा ये हो जाता है कि इनमें जैसे 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो चारों पेयर का इनमें हम बड़े आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एक ये भी कैरेक्टर लिख सकते हो कि दे हैव 4 पेयर ऑफ होमोलोगस। 5वां था ये, 6ठा पॉइंट दे के लिख सकते हो कि दे हैव, मैंने ये सारा लिख रखा है नोट्स में, दे हैव 4 पेयर ऑफ होमोलोगस कैरेक्टर, सॉरी 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। इनमें 4 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में अब देखो क्या दिक्कत, एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये 4 पेयर जो होते हैं इनमें से 2 पेयर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, 1 पेयर जो होता है वो स्मॉल होता है, इसको भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। 1 पेयर जो होता है, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं कि ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस 4 पेयर में से ऑटोसोम हेट्रोसोम 2 तरीके के होते हैं ड्रोसोफिला का,
क्रोमोसोमल अरेंजमेंट देख लेते हैं ड्रोसोफिला का। इनमें क्या जो क्रोमोसोम होते हैं, हम लोगों में भी होता है ऑटोसोम हेट्रोसोम, तो इनमें 4 पेयर जो होता है, एक उसमें से 3 पेयर ऑटोसोम होते हैं। जितने ऑटोसोम होते हैं वो सब XX होते हैं, ठीक है, और वो 3 पेयर होते हैं। इस 3 पेयर में से 2 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ये बड़े आसानी से दिख जाते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इसकी भी स्टडी आसानी से हो सकती है। इसके अलावा 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम उसको बोलते हैं, हेट्रोसोम बोलते हैं। हेट्रोसोम को अनदर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, बिकॉज दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब इनमें से XX जो होता है वो होता है फीमेल में, और XY जो होता है वो होता है मेल में। ठीक हम ह्यूमन की तरह इनमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर देखा जाए तो 3 पेयर प्लस XX फीमेल का अरेंजमेंट होता है, यानी फीमेल होमोगेमेटिक होती है, और 3 पेयर 3 पेयर प्लस XY होता है मेल में, यानी मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, तो मेल सेक्स डिटर्मिनेशन करने का काम करता है। तो ये कंडीशन है ये ड्रोसोफिला की, याद रखिएगा इसको। अब ड्रोसोफिला पे स्टडी करने के बाद लगभग शायद इसमें तो इतना नहीं पूछता है, फिर भी आप हो सके तो याद रख लेना। 1990 के आसपास, हाँ 1990 में दिया था मॉर्गन और कैस्टल ने। मॉर्गन लगभग 1911 में दिया था। क्या कहते हैं, ये लिंकेज को डिस्कवरी किया था। 6-7 साल 8 साल इस पर स्टडी किया। उसके बाद मॉर्गन एंड कैस्टल, इनके एक सहयोगी थे कैस्टल, CASSTL, कैस्टल proposed क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, थियरी ऑफ लिंकेज। अब ये थियरी क्या कहती है, दिस थियरी स्टेट्स दैट ऑल लिंक्ड जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, जितने लिंक्ड जीन होंगे वो क्या होंगे, एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे, ये दूसरे क्रोमोसोम पे लोकेटेड नहीं होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, लिंक्ड जीन हैं। अब इनमें कुछ टाइटली लिंक्ड हैं और कुछ क्या है, लूजली हैं। अब यहाँ पे जो आएगा नीचे, यहाँ पे EFGH, ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा टाइट लिंक मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेज AB में होगा, उससे हल्का सा कम AC में, उससे कम AD में, उससे कम AE, उससे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिंकेज कम होता जाएगा। तो ये कंडीशंस होती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो टोटल क्या हैं, लिंक्ड जीन होते हैं, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं ये, ठीक है। इनमें से अगर देखा जाए तो 2 तरह के लिंकेज मिलेंगे। एक मिलेगा जिसको बोलते हैं कि मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है, तो वो हो जाएंगे ऊपर वाले क्रोमोसोम, और एक ऐसा जिसमें वीक लिंकेज होगा तो ये क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी EFGH ABCD ये चारों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग लिंकेज वाले हैं। EFGH ABCD का कंपेयर में EFGH नट आपस में तो EFGH भी स्ट्रॉन्ग लिंक्ड है, लेकिन ABCD का कंपेयर में EFGH जो है वो वीक लिंक्ड जीन है। तो यही बोला था, फर्स्ट पॉइंट था कि लिंक्ड जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर दूसरे पे हैं तो ये नॉन लिंक्ड जीन है। अगर यहाँ पे कोई जीन है, ये स्मॉल ABCD हैं, तो ये नॉन लिंक्ड जीन है। ये क्या है, नॉन लिंक्ड जीन है। EFGH ये नॉन लिंक्ड जीन है आपस में, ठीक है। दूसरा, दे इनहेरिट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज। तीसरा ये बोला था कि दे मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके अलावा बोला गया था कि इफ़ इन द जीन्स दैट आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर सो हायर लिंकेज फ्रीक्वेंसी, द जीन्स which have या ये बोलते हैं कि द जीन्स दैट हैव लेसर डिस्टेंस is tightly or closely packed so higher frequency of linkage, and the genes that have greater space so lower frequency of linkage। मतलब जिसमें जितना कम दूरी होगा उसमें उतना ज़्यादा लिंकेज होगा, जिसमें जितना ज़्यादा दूरी होगा उसमें उतना कम लिंकेज होगा। वही मैंने बताया कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, 4th पॉइंट में याद रखना कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। इन्वर्सली होगा, जो जीन जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना उसमें उतना ज़्यादा लिंकेज होगा, जो जितना दूर होगा कम क्लोज होगा उसमें उतना कम लिंकेज होगा। तो ये याद रख लिएगा इन्वर्सली।
कम लिंकेज नहीं, मैंने शायद गलत बोला, जो जीन जितना क्लोजली पैक होगा, कम दूरी होगी, उसमें उतना ज़्यादा लिंकेज होगा, इन्वर्सली हुआ। जिसमें जितना ज़्यादा दूरी होगी उसमें उतना कम लिंकेज होगा, सही है, इन्वर्सली हुआ। तो ये कंडीशन होती है, ये क्रोमोसोमल थियरी है। इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया था लिंकेज का, कि लिंकेज जो होता है, एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ले जाएगा। दूसरा, हमारे में कोई मतलब अनवांटेड कैरेक्टर को आने नहीं देगा। इसके अलावा मतलब हमारी मतलब ये कह लो कि एक स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि स्पीसीज मेंटेन्ड रहे, अदरवाइज स्पीसीज मेंटेन्ड नहीं रहेगी, दूसरी स्पीसीज बन जाएगी। और तीसरा ज़रूरी यह है कि ये मतलब हमारे मतलब क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडर के लिए इंपॉर्टेंस तो नहीं कर सकते हैं उसको, प्लांट ब्रीडर के लिए एक थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, क्योंकि प्लांट ब्रीडर को अगर वेरिएशन लाना है तो उसमें लिंकेज मतलब इनहिबिटर का काम करता है। तो वहाँ पे तो ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्लांट ब्रीडर के लिए, एक सिरदर्दी होता है ये। लिंकेज ग्रुप बताया था मैंने कि एक जीन के ऊपर लोकेटेड जितने, जैसे ये पूरे के पूरे एक लिंकेज ग्रुप में है, ये एक लिंकेज ग्रुप है ये पूरा, ये दूसरा लिंकेज ग्रुप है, या ये बोल सकते हैं कि ये पूरे के पूरे एक लिंकेज ग्रुप है। इसके कंपेयर में अगर ABCDEFGH एक लिंकेज ग्रुप है, दूसरा स्मॉल ABCDEFGH दूसरा लिंकेज ग्रुप है। तो जितना लिंकेज मतलब जितना होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उतना लिंकेज ग्रुप बनेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि लिंकेज ग्रुप जो होता है, अगर क्रोमोसोम जैसे होमोलोगस पेयर, हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर बन रहा है, तो 23 जो होमोलोगस पेयर जो कि साइनेप्सिस करते हैं ये, तो 23 लिंकेज ग्रुप बनेगा हम लोगों में। 23 पेयर है तो 23 लिंकेज ग्रुप बनेगा। तो ये बोला जाता है कि अगर होमोलोगस पेयर है तो जितना पेयर होगा उतना लिंकेज ग्रुप बनेगा, या फिर अगर वो गेमिट में है तो जितना गेमिट में है उतना लिंकेज ग्रुप बनेगा। तो जाहिर सी बात है 23 पेयर है तो ये जब गेमिट में आएगा तो ये अलग अलग होगा पेयर, एक पेयर इसमें आएगा, एक पेयर इसमें आएगा, तो 23। तो अगर हैप्लोइड है तब तो एज इट इज़ लिंकेज ग्रुप है, अगर डिप्लॉइड सेट है तो होमोलोगस पेयर के बराबर होगा। चूँकि होमोलोगस पेयर पे जितने जीन होते हैं उनको हम कलेक्टिवली जीनोम बोलते हैं। तो ये बोला जाता है कि जितने सेट ऑफ जीनोम होंगे, मतलब जीनोम जितना होगा उतना ही लिंकेज ग्रुप बनेगा। लिंकेज ग्रुप अगर जीनोम मान लो जैसे 4 होमोलोगस पेयर उसमें है तो 4 जीनोम बनेगा, उसमें 4 जीनोम का सेट बनेगा, किसमें, ड्रोसोफिला में। तो जीनोम ये बोला भी जाता है जीनोम को कि द सेट ऑफ DNA दैट हैव द पार्ट ऑफ DNA दैट हैज कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स आर कॉल्ड जीनोम। मतलब पूरा कंप्लीट DNA का वो पार्ट जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सेट जीन का आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। हालांकि जीनोम आपके उसमें कहीं ये वर्ड दिया नहीं है NCERT में आपके, लेकिन फिर भी आप जीनोम याद रखिएगा, मैंने लिख रखा है इसको भी नोट्स में। ये ज़रूर याद रखना कि जितना होमोलोगस पेयर होगा उतना जीनोम का सेट बनेगा, और या अगर हैप्लोइड की कंडीशन में होगी तो जितने गेमिट्स रहेंगे उतने सेट ऑफ जीनोम बनेंगे। तो ये जीन था, लिंकेज था, लिंकेज का इंपॉर्टेंस था। टाइप्स ऑफ लिंकेज है, टाइप्स ऑफ लिंकेज को नेक्स्ट लेक्चर में जो कि अपलोड करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।